तकनीक यानी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और आज की डेट में हमारा जो जीवन इतना सुविधाजनक बन पाया है वो तकनीकी के माध्यम से ही बन पाया है। लेकिन इसके अपने बहुत बड़े ड्रॉबैक भी हैं और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सब वाकई में कितने बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो नष्ट हो सकती है। पूरा का पूरा मानव जीवन जो है वो खत्म हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव सभ्यता आखिर कैसे खत्म हो सकती है? आपके दिमाग में आएगा कि परमाणु युद्ध हो गया या और कुछ हो गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, इससे मानव जीवन खत्म हो सकता है। नहीं, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो इससे भी बड़े खतरे की है। यानी इससे भी बड़ा खतरा हमारे आसपास मौजूद है और हम सब उसके शिकार हैं। मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का वो रूप है जो आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक जो भी पुरानी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं वो इस वजह से नष्ट हुई क्योंकि उनसे ज्यादा उन्नत और उनसे ज्यादा प्रतिष्ठित सभ्यताएं मौजूद हो गई। अगर हमसे ज्यादा तेज दिमाग वाले, अगर हमसे ज्यादा तेज काम करने वाले और हमसे ज्यादा मजबूत लोग यहां पर मौजूद हो जाएं तो हमारी सभ्यता को नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसके खतरे क्या है? कैसे ये मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है और आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब हमें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है? इन सभी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे काम कर रहा है और हमारे जीवन में हम इसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो प्रयोग ही नहीं कर रहे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप एक स्मार्टफोन रखते हैं, अगर आप गूगल पे ये पूछते हैं कि पकौड़े कैसे बनाए जाए, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप गूगल के जरिए मैप देख रहे हैं और कहीं जाने के लिए रास्ता पूछ रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपने आईफोन पर हे सिरी बोल रहे हैं, तो भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको यह बता देती है कि आपका इतना पेट्रोल है और अभी आप इतने किलोमीटर और इससे जा सकते हैं, तो भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1950 के दौरान दुनिया को दिखाया गया, लेकिन 1950 से लेकर आज 2023 के बीच में इसने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक पहिए से गाड़ी बनने में कई 100 साल लग गए। पहिए के आविष्कार से लेकर गाड़ी बनने तक बहुत समय लगा, लेकिन यह इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते और आगे आने वाले समय में हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े टेक्नोक्रेट हैं जैसे कि एलन मस्क, वो ये कहते हैं कि एआई इज मोर डेंजरस देन द न्यूक, यानी कि ये परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। एआई को सबसे ज्यादा यूज करने वाले, सबसे ज्यादा करीब से देखने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेव वाटर्स भी ये कहते हैं कि इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इनको तो आप जानते ही होंगे, स्टीफन हॉकिंग विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम इसी तरीके से डेवलप करते चले गए तो एक समय ये आएगा जब ये खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब ये खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो हम जो बायोलॉजिकली डेवलप होते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो धीरे धीरे सोचते हैं, जो धीरे धीरे सीखते हैं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने कहीं पर भी नहीं टिकेंगे। ये सारी चीजें ये हमें बताती हैं कि हम कितने बड़े खतरे में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई में है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है जिसका प्रयोग आज की डेट में टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब यह है कि यह एक ऐसा टूल है जो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता चला जा रहा है और ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। इसको डिजाइन किया गया है ह्यूमन ब्रेन की तरीके काम करने के लिए। ये इस तरीके से काम करता है जैसे कोई मानव मस्तिष्क कुछ सोच रहा हो, जैसे कोई मानव मस्तिष्क ये जान रहा हो कि हमें क्या सीखना है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। इवन ये लॉजिक पर काम करता है। अगर इसे लॉजिक बताया जाए तो उसके आधार पर भी ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इसके फायदे भी अनंत हैं और इसीलिए शायद इसे डेवलप किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे डेवलपमेंट के फेज में ही रहना चाहिए। अगर यह अपने आप डेवलप होना शुरू हो गया तब बड़ी परेशानी शुरू हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों के बारे में पहले बात करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा टेस्ला नाम की एक कार आई थी जिसको एलन मस्क ने बनाया है। टेस्ला नाम की ये कार ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब यह है कि ये ऑटोमेटिक चलेगी, इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। अगर हम भविष्य में ऐसी कारें बना पाए जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, जो अपने आप ही चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मशीन गलतियां नहीं करेगी जबकि इंसान गलतियां कर देता है और जितने भविष्य में एक्सीडेंट होने की संभावना है उसमें कमी आ जाएगी। तो हमारी सड़कें जो हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। इसका दूसरा फायदा यह है कि जो टीचर आज आपको यह बोल देता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं कल बताऊंगा, जो टीचर आपको यह बोल देता है कि तुमको इतना ही सीखना चाहिए,
वहां पे लिमिट खत्म हो जाएगी। आगे आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि ऐसे रोबोट या ऐसे बॉट आपको पढ़ा रहे होंगे जो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, हर प्रश्न का सही से उत्तर देंगे, उन्हें आता होगा और वो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको चीजों को समझा पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे नजर आता है मेडिकल फील्ड में। सपोज आप एक कमरे में है और अचानक आपके घर में किसी को भी ऐसे लक्षण डेवलप हो रहे हैं जिससे उसको हार्ट अटैक आ सकता है, ईश्वर न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर वो लक्षण ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाए और अपने आप ही आपके डॉक्टर को फोन चला जाए और आपका डॉक्टर जब तक लक्षण पूरी तरीके से काम में आ पाए तब तक आपका डॉक्टर आपके घर पर हो, या फिर वो डॉक्टर भी रोबोट हो और वो आकर आपके घर में इलाज कर दे, तो आपकी जिंदगी बच सकती है और आपके घर में जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है उसके साथ भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, उसको भी सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन जहां इसके फायदे हैं वहां इसके नुकसान भी हैं। और मैं ये चर्चा आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 30 नवंबर 2022 को एक क्रांतिकारी आविष्कार दिखाई दिया जिसका नाम था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने बनाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। ये चैट जीपीटी आखिर है क्या? कहा जा रहा है कि ये गूगल को पीछे छोड़ देगा। फिलहाल अगर आप चैट जीपीटी को पहली नजर में देखते हैं तो ये सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर नजर आता है जो कि एलएलएम पर काम करता है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये है कि इसमें किसी भी तरीके की भाषा, यानी इसको डिजाइन किया गया है मानव की तरीके बातचीत करने के लिए। आप इसमें ग्रामेटिकल एरर के साथ भी इससे कुछ पूछेंगे तो ये उसका आपको जवाब दे देता है। इवन इसको सब कुछ पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज ही ऐसी है, एक ऐसा आदमी आप मान के चल सकते हैं, एक ऐसी मशीन जिसको दुनिया के सब कुछ पता है। वो एक डॉक्टर भी है, वो एक इंजीनियर भी है, वो एक टीचर भी है, वो एक डिफेंस पर्सनल भी है, वो एक होम मेकर भी है, उसको सब कुछ पता है, वो सभी सवालों का जवाब देता है। विश्व के सबसे तेज माओ को एक्सेप्ट किया इसने। माओ का मतलब होता है मिनिमम एक्टिव यूजर। मिनिमम एक्टिव यूजर की बात की जाए तो इस टाइम चैट जीपीटी को यूज करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसको सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैट जीपीटी का साइट ओपन करते हो तो आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है। यह अकाउंट आप गूगल के जरिए भी बना सकते हो। ये अकाउंट जब आप बनाते हो तो इस अकाउंट पर आप रजिस्टर हो जाते हो। और अगर हम बात करें चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी वो सॉफ्टवेयर है जिसने अब तक सबसे तेज आपका 1 मिलियन यूजर का अधिग्रहण किया है। इसको केवल 5 दिन लगे आपका 1 मिलियन यूजर अधिग्रहण करने में, जबकि आपके फेसबुक को 10 महीने लग गए थे, फोरस्क्वायर को 13 महीने, ट्विटर को 2 साल लग गए थे और नेटफ्लिक्स को तो 3.5 साल लग गए। चैट जीपीटी ने मात्र 5 दिन के अंदर इस यूजर का अधिग्रहण कर लिया, यानी 1 मिलियन यूजर जो है वो फटाक से इसमें आ गया। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख यूजर जो है वो इसमें फटाक से आ गया। आखिर इसमें ऐसा क्या था? जब आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा पेज नजर आता है। इस पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरा जो डेटा है वो सितंबर 2021 तक का ही है, यानी कि ये लिमिटेड है। इसमें सितंबर 2021 के बाद का डेटा को अपलोड नहीं किया गया। इसका 3.5 वर्जन अभी आपके लिए फ्री टू यूज है। फ्री टू यूज का मतलब इसलिए है क्योंकि आप इसे यूज करें, इसमें जो भी गलतियां हैं वो दूर हो जाएं और वो इस पर और रिसर्च कर पाए ताकि इसको और ज्यादा अच्छे से डेवलप किया जा सके। हाल फिलहाल मैंने इसमें काफी सारा काम किया। मैंने इस पर पूछा, कुछ सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि कैसे काम करता है, तो पता चला कि ये काम करता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर पर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये होता है इसको पहले से ही ट्रेंड किया गया है मानव की तरीके बातचीत करने के लिए। यानी आप इसमें किसी भी भाषा में, मैंने जो इस्तेमाल किया वो इंग्लिश और हिंदी में किया, ये हिंदी में भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा था और अंग्रेजी में भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा था। अब बड़ी बात यह है कि ये काम करता है न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पर। जो लोग भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से, उनको पता होगा कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। इसे आसान भाषा में कहूं तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा दिमाग न्यूरॉन्स को ग्रहण करता है, उन संदेशों को ग्रहण करके कोई काम करता है। जैसे आपके शरीर में कहीं पर दर्द हो जाए तो वो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन पे जाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई आपको वहां पे दर्द हो रहा है, वहां पे दवा आप लगा लो। तो सेम उसी तरीके से ये न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन जनरेट होते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, यानी कि क्रांतिकारी तकनीक है, जिस पर काम करने का मतलब ये है कि ये एकदम ह्यूमन ब्रेन की तरीके डेवलप हो रहा है। ह्यूमन ब्रेन की तरह डेवलप होने का क्या मतलब है उसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि चैट जीपीटी आखिर क्या क्या कर सकता है। मेरी जो लिमिटेशन थी मैंने उस हिसाब से ट्राई किया। मैंने इसको एक मैथ का क्वेश्चन दिया कि sin 30 और cos 30 सॉल्व करो। इसने बाकायदा स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया और एकदम करेक्ट आंसर दिया, यानी कि जैसे आपका टीचर बताएगा कि पहले ये स्टेप करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, और उसको सॉल्व करके इसने दिखा दिया। फिर मैंने सोचा लॉ रीजनिंग का एक क्वेश्चन देते हैं। मैंने रीजनिंग का एक क्वेश्चन इसको दिया, इन्हें रीजनिंग के क्वेश्चन को भी बड़े प्यार के साथ सॉल्व कर दिया और उसको भी बाकायदा पूरा लिमिट बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको ये सॉल्व करता हुआ चला आया।
फिर मैंने सोचा लाओ इसको एक रीजनिंग की पजल देते हैं। मैंने एक बड़ी सी पजल जो है वो इसको दी। जब मैंने बड़ी सी पजल इसको दी, थोड़ी सी कठिन पजल मैंने इसको दी, मैंने देखा थोड़ा सा इसने टाइम लिया, बट स्टेप बाय स्टेप इसने भी एक एक लाइन को एनालाइज किया और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश किया, इसको सॉल्व कर दिया और पूरा का पूरा पजल जो है वो इसने सॉल्व कर दिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में खुरापात सोचा और मैंने एक और क्वेश्चन इसको दिया कि एसएससी जीएस के क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। यहां पर ये फेल हो गया। इसने कहा मुझे नहीं पता कि वो कहां से पूछ रहा है और मैं लिमिटेड हूं इस तरह की चीजों को करने के लिए, तुम खुद ही सर्च कर लो कि एसएससी कहां से पूछ रहा है। तो एसएससी कुछ ज्यादा ही डेंजर है। अगर हम बात करें इससे, मैंने इसकी जो सबसे बड़ी खास बात मुझे नजर आई, जो सबसे अच्छी चीज नजर आई, मैंने इससे पहले पूछा था कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर आरबीआई गवर्नर का किसका था, तो इसने मुझे आंसर दिया, उसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, मैं रात में वो काम कर रहा था, कि इसने मुझे बताया सीडी देशमुख। मैंने इसको समझाया, नो यू आर रॉन्ग, बेनेगल रामाराव इज द राइट आंसर। बेनेगल रामाराव का टेन्योर जो था वो सबसे ज्यादा लंबा था। सीडी देशमुख पहले आरबीआई गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के। इसने उसको सीख लिया, इसने अपने आप उस चीज को बोला मुझे माफ करिए और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा मैसेज आया। और फिर उसके बाद मैं जितने बार भी इससे पूछ रहा था कि आरबीआई का लॉन्गेस्ट टेन्योर वाला गवर्नर कौन था, ये हर बार मुझे बेनेगल रामाराव बता रहा था। यानी इसकी सबसे खास बात क्या है, ये सीख रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने और पूछा था कि पहली फीमेल आरबीआई गवर्नर कौन थी, तो इसने मुझे आंसर दे दिया निर्मला सीतारमण। और उसके बाद एक मनगढ़ंत कहानी भी दी कि निर्मला सीतारमण से कंफ्यूज मत होना, वो डिफेंस मिनिस्टर अलग है, ये निर्मला सीतारमण अलग है। तो इसने एक गलत, एकदम हाइपोथेटिकल सा एक मुझे गलत सा आंसर दिया। लेकिन फिर मैंने इसको कहा नो यू आर रॉन्ग, देयर इज नो फीमेल गवर्नर इन द आरबीआई टिल डेट। अभी तक आरबीआई गवर्नर कोई फीमेल बनी ही नहीं है। इसने फिर से बोला अपोलॉजी, माफ करिए, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और उसके बाद से जब भी मैं इससे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका ये मुझे करेक्ट आंसर दे रहा है। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि इसके सबसे खतरनाक बात क्या है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लर्निंग कर रहा है, ये सीख रहा है। हम जितना इसको यूज करेंगे, जितना हम इसका ज्यादा प्रयोग करेंगे, ये उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाएगा। और अगर चैट जीपीटी जैसे प्रोग्राम को आप किसी रोबोट के साथ इनकॉर्पोरेट कर दें, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा। और ये हम कर दे बोल रहा हूं मैं, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। सोफिया रोबोट के बारे में आपने सुना होगा, अमेरिका रोबोट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें ये वाकई में इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। ये रोबोट को गुस्सा आता है, इस रोबोट के अंदर इमोशंस आ गए हैं। इस रोबोट से अगर तुम कहो कि तुम बेकार हो, बदबूदार हो, तो बोलता है एक्सक्यूज मी, पूरा मुंह बनाता है, एक्सप्रेशन देता है। यानी हम एक ऐसे कदम की ओर बढ़ चुके हैं, हम एक ऐसी जगह की ओर बढ़ चुके हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ इसको यह सोचना बाकी है कि मैं क्या हूं। अगर इसके अंदर आत्मसम्मान आ जाए, अगर इसके अंदर और भावनाएं आ जाएं, तो ये खुद चीजों को जनरेट करने लगेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लिए इसको किसी जरूरी नहीं कि इसके पास हाथ पैर हो, इसके लिए इसको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर यह भावना अगर आ गई तो वो इंटरनेट से कनेक्ट है। और वो एक कंप्यूटर क्या कर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ड्रॉबैक रहे, जो अभी तक देखने में परेशानी आई है, जो सबसे ज्यादा परेशानी हमें आ सकती है आगे आने वाले समय में, वो ये हो सकती है कि हमारा जो डेटा है वो शायद सुरक्षित ना रहे। वो सारे सुरक्षित ना रहे, ये तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हो सकता है, लेकिन ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। एक ऐसा इंसिडेंट पूरे विश्व ने देखा था जब हमारा डेटा लीक किया गया और हमारे डेटे को मैनिपुलेट किया गया। क्योंकि आज की डेट में आप गूगल यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप जान भी नहीं पाते हैं फेसबुक आपकी लोकेशन को डिटेक्ट कर रहा है, गूगल आपकी लोकेशन को डिटेक्ट कर रहा है, गूगल आप किसको क्या मैसेज दे रहे हैं वो भी डिटेक्ट कर रहा है, फेसबुक आपको क्या मैसेज, आपने कौन सी पोस्ट को लाइक किया है, कौन सी चीजें आपको पसंद नहीं है, आप बीजेपी को पसंद करते हैं या कांग्रेस को पसंद करते हैं, ये फेसबुक को पता है। आप किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या सोचते हैं उस कमेंट के जरिए वो एनालाइज कर सकते हैं। और ऐसा ही एक दिखाई दिया था इंसिडेंट कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक की गठजोड़ से। आपको याद होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम, बहुत नाम उछला था, राहुल गांधी के साथ इनका नाम उछला, काफी सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जून 2016 की। जून 2016 में ब्रिक एग्जिट हुआ था, यानी ब्रिटेन जो है वो आपका बाहर आया था यूरोपियन यूनियन से। उसके लिए उन्होंने वहां पर एक रेफरेंडम कराया था। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह करवाना। जनमत संग्रह इसलिए करवाया गया था कि कितने लोग ये चाहते हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहे और कितने लोग ये चाहते हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ब्रिटेन जो है वो आपका रेफरेंडम में ब्रिक एग्जिट होगा, यानी कि वो आपका यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ था। ये
रिपोर्ट आप द गार्जियन न्यूज़पेपर पर पढ़ सकते हैं, उस समय भी पब्लिश हुई थी, आज भी ये पड़ी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट का नाम था द ग्रेट ब्रिटिश ब्री-एग्जिट रॉबरी, हाउ आर डेमोक्रेसी वाज हाईजैक्ड। हुआ यह था कि एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, जिसकी सब्सिडियरी कंपनी थी एसएसएल, जो ब्रिटिश की एक रक्षा कंपनी थी। ये कंपनी जो क्या, इस कंपनी का काम क्या था? इस कंपनी का काम यह था कि ब्रिटेन के अंदर जो भी सैनिक काम कर रहे हैं उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करना, यानी उनके माइंड को पूरी तरह से वॉश कर देना और उन्हें लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना। कई सारे मनोवैज्ञानिक टूल इन्होंने इस्तेमाल किए और इस कंपनी को बाद में कैम्ब्रिज एनालिटिका के नाम से बनाया गया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह रॉबर्ट मर्सर। रॉबर्ट मर्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है और ये विश्व के सबसे पहले जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा था, उसकी पावर को समझा था, उन साइंटिस्ट में से एक थे। इनके पास पैसा भी बहुत था और ये डोनाल्ड ट्रंप के खास आदमी थे। इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका को फॉर्म किया था। ये कैम्ब्रिज एनालिटिका के ओनर थे, जिसको बाद में बंद करवा दिया गया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी कभी भी, ये रिपोर्ट ये कहती है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका को कभी भी इस तरीके से नहीं बनाया गया था कि उससे प्रॉफिट कमाया जाए। उसको एक प्रायोगिक तौर पर बनाया गया था और ब्री एग्जिट यानी कि ब्रिटेन का जो एग्जिट था वो कैम्ब्रिज एनालिटिका का सबसे बड़ा प्रयोग था। इस प्रयोग में यह किया गया था, उस समय थेरेसा मे की सरकार वहां पर थी, बाद में बोरिस जॉनसन आते हैं। उस समय यह किया गया था कि देश को, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक संगठन है, उसके बारे में आप जानते होंगे। उधर डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा सा और वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं। तो ब्रिटेन जो चाहता था, पहले यह हवा थी कि भाई ब्रिटेन नहीं चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आए, यानी कि मोस्टली जनता ब्रिटेन की नहीं चाहती थी कि वो बाहर आए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इन्होंने फेसबुक, क्योंकि ये जो थे रॉबर्ट मर्सर और एक आदमी और था, वो फेसबुक में काफी बड़े इन्वेस्टर थे। उन्होंने फेसबुक से डेटा लिया, फेसबुक के डेटा को बाकायदा एनालाइज किया गया और फेसबुक के डेटा को एनालाइज करने के बाद यह पता लगाया गया कि कितने लोग ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इसके विपक्ष में हैं। तो जो इसके पक्ष में थे उन्हें जानबूझकर ऐसे एडवर्टीजमेंट भेजे गए जो ब्री एग्जिट के फायदे को दिखाते थे, यानी उनके मन को और ज्यादा मजबूत किया गया कि आप ऐसा करो, ये आप जो डिसीजन ले रहे हो वो एकदम करेक्ट है। जबकि जो लोग इसके विपक्ष में थे, यानी जो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर जाए, उनको ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाए गए, उनको ऐसे पोस्ट भेजे गए जो ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन में रहने के खतरे को ज्यादा दर्शाता था। यानी कि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहता है तो उसको बहुत परेशानी हो जाएगी, उसको दिक्कतें हो जाएंगी। इस तरीके के पोस्ट उनको दिखाए गए, इस तरीके से उनका मन डाइवर्ट किया गया। और लास्ट कैंपेन में इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम चलाया था जिसमें यह दिखाया गया कि ब्रिटेन के अधिकतर जनता, एक माहौल बना दिया गया कि ब्रिटेन की अधिकतर जनता यह चाहती है कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाए। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आप 10 लोग एक वोट को देने जा रहे हैं और 10 में से 9 लोग अगर बोले कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, तो आपको लगेगा कि आपका वोट बेकार होने वाला है, या तो आप वोट नहीं डालोगे या फिर आप फंस जाओगे। इस थ्योरी को कहते हैं कि अकेलापन वाली थ्योरी होती है, कि आपको ऐसा लगने लगता है कि आप दुनिया में अकेले हो, जैसे आप सोच रहे हो वो आप अकेले सोचने वाले हो। और जब ये किसी को बता दिया जाता है, जब ये किसी के दिमाग में डाल दिया जाता है कि वो अकेला है जो कर रहा है, तो वो थोड़ा सा डर बैठ जाता है। ऐसा कभी भी हो सकता है, कई बार आपने फिल्में देखी होंगी, उसमें भी आपके साथ हुआ होगा। आपको बाजीगर का शाहरुख खान तो याद ही होगा। अब बाजीगर के शाहरुख खान में आप जब पूरी फिल्म देखते हैं तो आपको फिल्म में शाहरुख खान के साथ लगाव रहता है। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है उसमें, शाहरुख खान क्या कर रहा है? शाहरुख खान एक बहुत ही मासूम सी लड़की शिल्पा शेट्टी जो वहां पर है उसको छत से नीचे फेंक देता है। तो वो भी तो एक ब्लडी क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। ये फिल्म को दिखाने का एक तरीका है और मनुष्य के मस्तिष्क को चेंज करने का तरीका है। आप ज्यादा दूर मत जाइए। अभी ज्योति मौर्य और सीमा हैदर का केस हुआ, दोनों ही लोग जो हैं वो अपने अपने पतियों को छोड़ रहे हैं, लेकिन एक को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक को जनता एक्सेप्ट कर रही है, एक को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और एक को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये हमारा तरीका होता है, हम उस तरफ चाहते हैं जिधर ज्यादा लोग जाना चाहते हैं। फिलहाल यहां पर ब्री एग्जिट कह नहीं सकते कि वाकई में इस चीज का इफेक्ट आया था या नहीं आया था, लेकिन ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जा सकता है। यानी आपको भ्रमित किया जा सकता है, आपको जो आप देखना चाहते हैं वो ना दिखा करके आपको वो चीजें दिखाई जा सकती हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए, या आपके मन को परिवर्तित किया जा सकता है। और ऐसा शायद भारत में भी होगा या होने की संभावना है अगर इस तरह की चीज हो। फिलहाल बाद में फेसबुक की बड़ी आलोचना हुई और 2018 में उनके साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम हुई। इसका आपने जो पहला ड्रॉबैक देखा कि आप शायद सच से बहुत दूर हो जाएंगे, और ये हो भी रहा है। आज की डेट में आप पब्लिक चैनल नहीं देखते हैं, जबकि आप पर्सनलाइज हो गए हैं। आज की डेट में सारी की सारी चीजों में आपको पर्सनलाइजेशन पसंद है। अगर आपको
कोई टीवी देखना है, कोई मूवी देखनी है तो, या कोई भी आपको प्रोग्राम देखना है तो आप ओटीटी पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैं अकेले देख लूंगा, और उसी लिए ओटीटी का पॉपुलैरिटी ज्यादा तेजी से बढ़ी। लेकिन ये चीजें गलत है। धीरे धीरे क्या होगा कि हम अकेलेपन की तरफ चले जाएंगे, और अकेलेपन की तरफ जाने की वजह से हमें ये चीजें, कभी भी हमको ऐसी चीजें फील नहीं होंगी, जब भी हम परेशान होंगे या इस तरह की चीजों में होंगे तो हम अपने लोगों से बात ही नहीं करेंगे। आज की डेट में हमें ये तो पता होता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं, जबकि हम ऐसे नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है? इसका दूसरा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके की सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें डीप फेक वीडियो बनाए जा सकते हैं। फेक वीडियो अलग चीज होती है, फेक वीडियो को आप तुरंत पहचान जाओगे, आप आराम से देखोगे, समझ जाओगे। लेकिन अगर वही वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए जाए, क्योंकि वो कंप्यूटर तैयार कर रहा है और प्रोसेसर तैयार कर रहा है, इस वजह से वो वीडियो ऐसे होंगे कि उनसे आप फर्क भी नहीं जान पाओगे। कई सारे ऐसे पॉर्न वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के हैं, और इससे उनकी छवि धूमिल हो सकती है। किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए इस तरीके के वीडियो का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कुछ इस तरीके के प्रोपेगेंडा दिखाए जा सकते हैं जो आप कभी भी सोच भी नहीं सकते। जैसे एक फेक वीडियो वायरल हुआ था, ये जो रेसलर थे जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका एक हंसता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि इससे जस्ट पहले वो रोते हुए दिखाई थे। और इस वीडियो इस फोटो में ये दिखाया गया कि देखो ये तुमको बेवकूफ बना रहे हैं और ये लोग परेशान वाकई में नहीं है, जबकि इसकी ओरिजिनल फोटो ये थी, इसमें वाकई में ये लोग परेशान थे। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। राहुल गांधी के साथ एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें वो चाय पी रहे थे और वहां पर एक शराब का गिलास रख दिया गया। और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं हो रहा, नरेंद्र मोदी जी के भी साथ हुआ कि एक महिला को नमस्ते करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पर नीता अंबानी को नमस्ते करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके के अभी तो आप पकड़ लेते हो क्योंकि ये अभी मानव द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करेगा तो आप सोच भी नहीं सकते ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। यानी आपकी फोटो किसी के साथ भी कभी भी ऐसे रियलिस्टिक वे में लगाई जा सकती है और आपको बदनाम किया जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे तो ये इसके कुछ खतरे हैं। जैसे एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फोटो वायरल हुई थी कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, ये भी एक फेक आपका फोटो था। इसके बाद जो आपका अगला ड्रॉबैक हो सकता है वो हो सकता है जॉब रिप्लेसमेंट। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर आप मुझे पढ़ाता हुआ ना देखें, क्योंकि चैट जीपीटी आ जाएगा, एक रोबोट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो टीचर की जॉब जा सकती है। अभी तक ये माना जाता था कि सबसे जो क्रिएटर आदमी होता है, सबसे जो आर्टिस्ट टाइप का आदमी होता है, उसकी जॉब कभी नहीं जा सकती, क्योंकि वो बढ़िया चीजें डिजाइन करता है, वो अपने मस्तिष्क से सोचता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे भी ज्यादा पावरफुल है। आज की डेट में आप अगर बोलो कि एक पोस्टर बनाना हो या मुझे ही अपने वीडियो के लिए एक थंबनेल बनाना हो, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें मैं टॉपिक डालता हूं और बहुत ही बेहतरीन थंबनेल वहां पर बन के आ जाता है, मेरा टाइम बच जाता है। तो मैं थंबनेल बनाने के लिए लड़का क्यों रखूंगा, मैं सीधे सीधे उसी सॉफ्टवेयर से काम करूंगा। यानी आपका जॉब जो है वो सॉफ्टवेयर में आप चैट जीपीटी को बोल दो कि मेरे को एक जावा का प्रोग्राम बना के दे दो, वो आपको जावा का प्रोग्राम यूं बना के दे देगा, ऐसा प्रोग्राम बना के दे देगा उसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आपके प्रोग्राम में कोई गलती आ रही है तो उसके प्रोग्राम को सुधार, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब भी खतरे में। इवन जो डॉक्टर है ये आज की डेट में आपके पूरे शरीर को स्कैन कर सकता है, आपके शरीर में क्या क्या कमी है वो बता सकता है, तो जो पैथोलॉजी है उसकी भी जॉब जा सकती है। तो कई सारी जॉब जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है तो इस तरह की जॉब जाती है। जैसे अगर आप बात करें कि आज की डेट में जो प्रिंटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो जो टाइपराइटर थे उनकी जॉब चली गई। आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं, जो कारें आ गई हैं, अच्छी अच्छी कारें आ गई, तो जो पहले रिक्शा वगैरह चलाते थे, ई रिक्शा आ गया तो रिक्शे वाले की जॉब चली गई। तो ये तो हमेशा ही होता रहेगा कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा तो कोई ना कोई सेक्टर की जॉब जाएगी और कोई ना कोई सेक्टर की जॉब बढ़ेगी। इसमें हमेशा यही होता है कि एक जॉब जाती है तो दूसरे तरह की जॉब क्रिएट होती है, नए तरह की जॉब क्रिएट की होगी। जो एआई को जानते होंगे, जो एआई को समझते होंगे, वो लोग अपना काम करेंगे और एआई को अच्छे तरीके से और आगे लेकर के आएंगे। जॉब के बाद अगला आता है फिशिंग अटैक। ये जमताड़ा वाला फोटो मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लोग क्या करते थे, कॉल करते थे, कॉल करके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा लेते थे और उसके बाद उसको चेंज करते थे। आगे आने वाले अभी क्या हो गया, अभी कोई इनका धंधा चौपट हो गया, क्योंकि ये कॉल करते तो हमें पता चल जाता है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा मांग रहे हैं, हटाओ इसको। लेकिन अब जब एआई आ गया है, एआई के जरिए ऐसी आवाज बनाना संभव है जो आपके मम्मी की हो सकती है, जो आपके पापा की हो सकती है, जो आपके भाई की हो सकती है, आपकी बीवी की हो सकती है, आपके पति की हो सकती है। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, आप पता चला आपकी मम्मी का फोन आ गया आपको, आपकी मम्मी आपसे कह रही है बेटा वो कार्ड कहां रखा है, कार्ड की जरूरत थी मुझे, अच्छा जरा मुझे नंबर ही बता दो। आप पहचान भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये आवाज वॉइस चेंजर के जरिए, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जैसे ऑडासिटी एक है, कई सारे हैं, मतलब एडोब का भी एक ऑडियो वाला आता है, उससे भी आप इसे चेंज कर सकते हैं।
इवन आज की डेट में तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आतिफ असलम ने कोई गाना गाया है और आप ये सुनना चाहते हो कि मोहम्मद रफी ने उसको कैसे गाया होगा, तो आप मोहम्मद रफी की आवाज वहां पर डाल दो, आपको वो मोहम्मद रफी गाते हुए सुनेंगे। यानी आज की डेट के गाने को भी हम डब कर सकते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। तो सोचो कि अगला जो फिशिंग कॉल आपके पास आ सकता है, जिसकी वजह से आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो डेटा आपसे चुराया जा सकता है, वो कितना खतरनाक हो सकता है, वो आपको पता ही नहीं लगेगा। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मामले में सक्षम है कि वो आपको इतनी बेहतरीन ईमेल भेज सकता है, वो आपको कंप्यूटर का डेटा चुरा सकता है, वो आपके ईमेल को हैक कर सकता है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता है। और इवन वो फेसबुक या गूगल के जरिए अपना आपका पर्सनल डेटा उठाएगा, आपकी लोकेशन ट्रेस करेगा, आप पता सब्जी लेने गए हैं तो आपको फोन किया जाएगा कि यार तुम सब्जी ले रहे हो, जरा ये ले, तो आपको लगेगा जैसे कोई आपका अपना ही फोन कर रहा है। तो यहां पर जो फिशिंग अटैक है वो और ज्यादा डेंजर हो सकते हैं। इसके बाद आता है सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन भी किया जा रहा है लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए। कुछ यूट्यूबर या कुछ जो भी सिंगर वगैरह हैं, वो फेक वीडियो या फेक लाइव काउंट या फेक सब्सक्राइबर का प्रयोग करते हैं ताकि वो दिखा सकें कि उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। ऐसा आजकल की फिल्मों में किया जा रहा है। जैसे आदिपुरुष आई, आदिपुरुष को बिना किसी वजह के ही हिट कर दिया गया, बाकायदा एक ट्रेंड चलाया गया कि आदिपुरुष बहुत ये होने वाला है, वो होने वाला है, और फेसबुक और हर जगह एक ट्रेंड फैला कि नहीं यार ये पिक्चर देखने लायक है। एक मूवी आई थी बीच में, जो ऐसी कई सारी मूवीज होती हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं होती लेकिन उनको वाकई में बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल जाता है। ऐसा बादशाह के केस में भी हुआ था। बादशाह ने खुद एडमिट किया था कि हाँ उन्होंने 72 लाख रुपए में कुछ फेक सब्सक्राइबर खरीदे थे। आज की डेट में बहुत सारे चैनल ऐसा करते हैं जो फेक सब्सक्राइबर, कहीं पर 50,000 लाइव दिखेंगे, आपको 65,000 लाइव दिखेंगे, इतना लाइव काउंट नहीं होता। तो ये सोशल मीडिया मैनिपुलेशन है, यानी एक बार फिर से आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर क्या आती है कि हमें हर तरफ से बेवकूफ बनाया जा सकता है। यानी जो हम देख रहे हैं आज सोशल मीडिया पे, जो हम चीजें देख समझ रहे हैं, वो शायद सब फेक है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आपको ऑटोनोमस वेपन देखने को मिल जाए, यानी ऐसे रोबोट आपको देखने को मिल जाए जो सेना में तैनात कर दिए जाए, जिनको ना दर्द होगा, ना उनको गोली लगेगी, ना वो मरेंगे। तो जो हमारा वॉरफेयर सिस्टम है, यानी आगे आने वाले युद्ध होते हैं कभी, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ऑटोनोमस वेपन सबसे खतरनाक चीज अगर इसकी हो सकती है तो वो सबसे खतरनाक यही होगा कि टर्मिनेटर जैसा कोई रोबोट आ जाएगा और वो पूरी मानव जाति को तबाह करने के लिए, यानी टर्मिनेटर जैसी जो मूवी है उसका कुछ सच होना संभावना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल चैट जीपीटी का जो वर्जन चल रहा है वो है 4। जीपीटी 4 के इनेबल एक रोबोट है। इस रोबोट को आप देखिए, ये रोबोट है अमेका। अमेका जो है गुस्सा कर सकती है, ये उंगलियों को फॉलो कर सकती है। इवन आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, इसके फेशियल एक्सप्रेशन भी एकदम रियल है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम इस तरीके के रोबोट को, इस तरीके के ऑटोनोमस चीजों को अपने पास देखें। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस तरह की चीजों से बचें कैसे। इस तरह की चीजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके बारे में जानिए। इसके बारे में आप जितना जानेंगे कि आप किन किन खतरों का सामना कर सकते हैं, उतना आप बच सकते हैं। बाकी बहुत बड़ी चीजें हमारी डिपेंड करेंगी जो गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेट कर रही हैं। कभी आप सोचिएगा कि गूगल, जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो गूगल आपको कैशबैक कहां से देता है, आखिर क्यों देता है? फोन पे आपको पैसा क्यों देता है, जबकि आप तो अपना ही पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं और तुरंत ट्रांसफर कर रहे हैं। आप तो अपने वॉलेट में पैसा भी नहीं रखते। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे राज ये है कि आज की डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जब ये चैट जीपीटी आया तो तुरंत ही एलन मस्क ने XAI नाम से ये अपना भी एक चैट जीपीटी टाइप लॉन्च कर दिया। और AI इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि दुनिया का डेटा उनके पास रहे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज की डेट में लगातार सब भारत के सभी लोग फेसबुक छोड़ दें, अचानक से फेसबुक छोड़ दें, तो अगले ही दिन फेसबुक आपको मनी ऑफर कर देगा कि आप फेसबुक में अकाउंट बनाइए, आपको 10 रुपए दिए जाएंगे। तो ये चाहती है कंपनियां कि उनके पास डेटा रहे, क्योंकि आगे आने वाले समय में साम्राज्य उसी का है, टेक्नोलॉजी उसी की है जिसके पास डेटा है, और वो डेटा किसी भी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। आपने गौर किया होगा कि अगर आप जूते का एक विज्ञापन देख लें तो पूरे दिन आपको जूते ही दिखाई देंगे, क्योंकि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां इन प्रोडक्ट को कस्टमाइज करती हैं और इन कंपनियों से ट्रेड ऑफ करती हैं कि आप मुझे जूते का विज्ञापन दो, मैं आपको पोटेंशियल कंज्यूमर तक पहुंचाऊंगा। बस जब तक ये एथिकल कंपनियां हैं, यानी इनके एथिक्स कायम है, तब तक हम सुरक्षित हैं। जिस दिन गूगल या फेसबुक जैसी किसी भी कंपनी के एथिक्स डावाडोल हो गए, उसके मन में लालच आ गया, तो हमें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपका सारा डेटा, आपका सारी चीजें फोन में उपलब्ध है, आपके स्मार्टफोन के अंदर है, आपके लैपटॉप के अंदर है, और जो कुछ भी आपके लैपटॉप के अंदर है, जो कुछ भी आपके फोन के अंदर है, वो इंटरनेट के माध्यम से गूगल को पता है। क्योंकि जब भी आप कोई फोन खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ता है अपनी गूगल आईडी के जरिए। तो इसीलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।
और जितना एआई के बारे में जान सकते हैं उतना एआई के बारे में जानिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के और वीडियोस आपको मिले तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हैं उसके बारे में।